नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। आर्थिक, स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति और फ्रांस, ब्रिटेन तथा कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ कोविड महामारी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने के प्रति वचनबद्ध। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्ष में 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। लोकसभा की 3 और 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19%। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कल रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत व्याख्यान देंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला एकल सेमीफाइनल में जापान की सयाका ताकाहाशी से हार गईं और T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य आमंत्रित देशों के राज्याध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन जनता, गृह और समृद्धि के विषय पर केंद्रित है। सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास पर जोर दिया जा रहा है। आज के सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये कोविड महामारी के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में विभिन्न नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य में सुधार तथा इससे आगे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए नैदानिक और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन घरानों के विविधीकरण समेत कोविड महामारी के नियंत्रण के उपकरणों तक समान और किफायती पहुंच के लिए प्रबल समर्थक है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में कोविड वैक्सीन के प्रमाणन को आपसी मान्यता का भी प्रस्ताव रखा है। बैठक के समय अन्य कार्यक्रम में श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित कई नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। श्री मोदी और श्री मैक्रों ने सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठकें की। दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि भारत और फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में सघन सहयोग कर रहे हैं। इस वार्ता से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। सम्मेलन के समय अन्य कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करके और इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी कल रोम में स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के साथ चर्चा करेंगे। सम्मेलन का कल का सत्र जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा टिकाऊ विकास पर होगा। इससे पहले श्री मोदी ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। श्री मोदी और पोप फ्रांसिस ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और गरीबी को दूर करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित बैठक 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया।
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए दिहाड़ी और निर्माण सामग्री के लिए धन जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिवार द्वारा मांग किए जाने पर वर्ष में कम से कम 100 दिन दिहाड़ी रोजगार की गारंटी दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 222 करोड़ कार्य दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दिहाड़ी और सामग्री के लिए धन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 18% से अधिक धनराशि जारी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक इस वित्तीय वर्ष में 63,793 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में आज मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और 670 सहकारी समितियों तथा सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के कम्प्यूटरीकरण का शुभारंभ किया। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली घसियारी बहनों के सिर पर बोझ में कमी लाने में ये योजना सहायक सिद्ध होगी। योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी से ₹2 प्रति किलोग्राम की दर पर चारा उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और समितियों के सदस्य प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कम्प्यूटरीकरण से लाभान्वित होंगे। जब कंप्यूटराइजेशन होता है तो पैक्स के मेंबरान को कभी घपले घोटाले का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कंप्यूटराइजेशन हो जाता है तब किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। श्री शाह ने कहा कि राज्य ने हाल की प्राकृतिक आपदा और कोरोना काल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अच्छा कार्य किया है। गृह मंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य किए जा रहे हैं और केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर क्या 11,680 करोड़ के खर्चे से 4 लेन रोड 365 डे रोड आज समाप्ति की ओर जा रहा है। 85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ये छोटे से राज्य में मोदी जी ने 5 साल के अंदर भेजने का काम करा है। सरकार ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्व सहायता समूहों की 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने के योग्य बनाने की पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में 6,750 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 7 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,313 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय संक्रमण मुक्त होने की दर 98.19% है। कल 13,543 लोग स्वस्थ हुए। अब तक कुल 3 करोड़ 36 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय 1,61,555 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 60 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत श्रोताओं के कोरोना संक्रमण से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी किया। ये गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए हम सब मिलकर कोरोना अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं। त्योहार भी और कोरोना उचित व्यवहार भी। और हाँ, जल्द से जल्द टीके के दोनों खुराक लेना न भूलें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। आर्थिक स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में अलग अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन तथा कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ कोविड महामारी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने के प्रति वचनबद्ध। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्ष में 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। लोकसभा की 3 और 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कल रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत व्याख्यान देंगे। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला एकल सेमीफाइनल में जापान की सयाका ताकाहाशी से हार गईं और T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। लोकसभा के 3 और 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली क्षेत्र में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों में विधानसभा के 29 क्षेत्रों में मतदान हुआ। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार एस केओशु यिमचुंगर पहले ही शमातोर चेस्सोर विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा में 59.02% मतदान हुआ। विधानसभा के जोबट, पृथ्वीपुर और रायगांव में शाम 5 बजे तक 63% से अधिक वोट डाले जाने की खबर है। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर अस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में लगभग 49.59% से अधिक मतदान हुआ। दोनों नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हरियाणा के ऐलानाबाद में 78% मतदान होने की खबर है। INLD के अभय चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर जनवरी में त्यागपत्र दे दिया था, जिससे उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी।
मेघालय में विधानसभा की 3 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक 80% से अधिक वोट पड़े। मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अभी 20 मतदान केंद्रों से अंतिम आंकड़े प्राप्त होने हैं। मिजोरम में कोलासिब जिले में तुइरियाल में 81.28% मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में हुजूराबाद में शाम 5 बजे तक 76% मतदान की खबर है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डेगलूर बिलोली में शाम 5 बजे तक करीब 61% मतदान होने की खबर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ करना और आसपास को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में एक संगोष्ठी में श्री ठाकुर ने कहा कि हमने आजादी के संघर्ष में कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अपने देश को स्वच्छ रखकर हमें इसके विकास में योगदान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को अपराध मुक्त कर रही है और युवाओं के लिए ये समय है कि वे अपने प्रदेश को कचरा मुक्त बनाएं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा जैसे जम्मू कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक कोने में न्याय वितरण प्रणाली के प्रसार के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की लोलाब घाटी में चंडीगाम में आयोजित जागरूकता और कानूनी सहायता शिविर में उन्होंने कहा कि दूरदराज के इस जिले का दौरा करने का उनका लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का जमीनी स्तर पर जायजा लेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम गए हुए हैं। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। कल के समारोह में एकता परेड भी आयोजित की जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में कल रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण सरदार पटेल जयंती पर आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से रात 9:30 बजे किया जाएगा। उसी दिन रात 10 बजे दूरदर्शन से व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। वर्ष 1955 से ही आकाशवाणी से सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जा रहा है। इस व्याख्यानमाला में जाने माने नेता और प्रबुद्ध विचारक आमंत्रित श्रोता दर्शकों के समक्ष चयनित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। व्याख्यानमाला में प्रसारित व्याख्यान प्रसार भारती अभिलेखागार और YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सिलसिले में सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर प्रसारित करता है। आइए अब सुनते हैं आज की विशेष कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज यानी 30 अक्टूबर का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्व है। आज ही के दिन 1928 को हुई एक घटना ने स्वाधीनता संघर्ष की तासीर को बदल कर रख दिया। 1928 में
ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का आयोग भारत भेजा। साइमन कमीशन के नाम से विख्यात इस आयोग को ये देखना था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार कितना काम हो रहा है, लेकिन कमीशन के गठन को लेकर देश में व्यापक विरोध का वातावरण था। वजह थी उसमें किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल न किया जाना, और इसलिए कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां आंदोलनकारियों ने उसका स्वागत काले झंडों से किया। कमीशन के खिलाफ पंजाब के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! वंदे मातरम! कमीशन के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसका आदेश जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों सहित लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज सरकार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब कहा था, मेरे ऊपर बरसाई गई एक लाठी अंग्रेजी राज के ताबूत में आखिरी चीज साबित होगी, अब सूरज आगे रहेगा। घायल लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। डॉक्टरों का मानना था कि लाठीचार्ज ने ही उनकी जान ले ली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने लाठीचार्ज के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। लाला लाजपत राय के निधन के ठीक महीने भर बाद क्रांतिकारियों ने भ्रमवश स्कॉट के बजाय सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये घटना लाहौर के उसी नेशनल कॉलेज के पास हुई जिसकी स्थापना शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अंग के रूप में 1920 के दशक के आरंभ में लाला लाजपत राय ने की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने सुखदेव, यशपाल, रामकृष्ण और भगवती चरण वोहरा से मुलाकात की। उन सब ने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये हिंदू समाज में सुधार का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था हिंदू समाज की कमियों को दूर करके उन्हें आधुनिक बनाने और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करना। ओजस्वी वक्ता स्वामी दयानंद ने सामाजिक बुराइयों और धार्मिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके इस अभियान के चलते कुछ लोग उनके शत्रु बन गए। उन्होंने दयानंद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 29 सितंबर 1883 तक वो ऐसी कोशिशों से अपना बचाव करते रहे, लेकिन बाद में उनके रसोइये ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। इससे वो उबर नहीं पाए। 1 महीने तक बहुत पीड़ा सहने के बाद 30 अक्टूबर 1893 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। स्वामी दयानंद प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने भारत के स्वाधीनता संघर्ष के नव जागरण की बुनियाद रखी। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित और प्रेरित किया। भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में ही पढ़ाई की थी। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते के नियमों में बदलाव करते हुए ऋणदाताओं को बिना किसी प्रतिबंध के 5 करोड़ रुपए से कम राशि तक की लेनदेन की सुविधा वाला नया खाता खोलने, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट सुविधा देने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने 1 महीने के भीतर सभी बैंकों से नए नियम लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य चालू खाते में नकदी के प्रवाह पर प्रभावी तरीके से नजर रखने के साथ धन की हेराफेरी को रोकना है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर को कोयला मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयला भेजे जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री जोशी ने कहा कि इसमें से 18 लाख टन कोयला कोल इंडिया लिमिटेड का है।
कोयला मंत्री ने कोयला उत्पादन बढ़ाए जाने का प्रयास जारी रखने का आह्वान किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्यों से सभी खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें 3 खेलों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। हर राज्य ये सुनिश्चित करे कि उसको किन 3 खेलों के ऊपर प्रायोरिटी करनी है। सभी खेलों को प्रमोट करे, लेकिन प्रायोरिटाइज किन 3 खेलों को कर सकते हैं। उसके बाद उसका आधारभूत ढांचा क्या है, उसके कोचेज कितने, उसके इवेंट्स क्या है। दूसरा, कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब भाग लेंगे तो उससे एक बल मिलेगा। अगर हम सब इकट्ठे में, खेल संघ, राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट जगत, 5 मिलकर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो हम खेलों में और भी बेहतर कर सकते हैं। साथियान और हरमीत देसाई ने विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जीत लिया है। ट्यूनीशिया में खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के इमानुएल लेबेसन और अलेक्जेंड्रा कैसिन को पराजित किया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु जापान की सयाका ताकाहाशी से हार गई हैं। ताकाहाशी ने पीवी सिंधु को 18-21, 21-16, 21-12 से पराजित किया। इसके साथ टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। 143 रन का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका ने एक गेंद पहले ही हासिल कर लिया। कल शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आकाशवाणी से सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि शांति कुंज के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा ने परिवर्तन के युग की शुरुआत की और आज करोड़ों लोग उनके मिशन से जुड़ चुके हैं। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में नई शिक्षा नीति के बारे में श्री शाह ने कहा कि नई पीढ़ी को इस नीति का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य सिर्फ किताबी ज्ञान पर आधारित शिक्षा देना नहीं है, बल्कि युवाओं को हितों की रक्षा करना और उनमें प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आकाशवाणी अपने श्रोताओं के लिए विशेष जानकारी श्रृंखला लेकर आया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके लिए रोजाना उन नियमों और अवधारणाओं की जानकारी देंगे जिनका अगले पखवाड़े में उपयोग होगा। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों की। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इनका प्रमुख योगदान रहता है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि प्रमुख हैं। बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसें तापमान के नियंत्रण से बाहर हो जाने का कारण बन सकती हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाया जाना और वनों की कटाई इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। देश का 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से कुल विद्युत उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में कुछ संशोधन के जरिए अक्षय ऊर्जा के उच्च स्तर को हासिल करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 सम्मेलन में शामिल हुए। आर्थिक, स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से अलग अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन तथा कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के साथ कोविड महामारी और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। केंद्र सरकार मनरेगा योजना के सही कार्यान्वयन के लिए धन जारी करने के प्रति वचनबद्ध। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्ष में 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। लोकसभा की 3 और 13 राज्यों के 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 105 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कल रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत व्याख्यान देंगे। और T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।